हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दिसंबर महीने की वीकली करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर के 14 दिसंबर के बीच की जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग इसी एक वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विराट कोहली के स्थान पर निम्न में से किसे ओडीआई क्रिकेट में भारत का नया कप्तान बनाया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जो है ये अभी के समय T20 के कप्तान तो है ही हैं, अब इनको ओडीआई क्रिकेट में भी भारत का कप्तान बना दिया गया है। तो इस तरीके से रोहित शर्मा जो है इनके पास T20 और ओडीआई टीमों के लिए इस समय कप्तानी है, जबकि टेस्ट मैचेस में अभी भी भारत के कप्तान हैं विराट कोहली। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीत ली है? तो हाल ही में विश्व स्तर की शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्था होती है उसका नाम है फिडे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के लिए जो संस्था है इसका मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। तो इसी के द्वारा हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इस बार इस चैंपियनशिप को जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे के मशहूर शतरंज खिलाड़ी हैं और लगातार 5वीं बार इन्होंने ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो इस तरीके से वर्ष 2021 में ये इनका 5वां विश्व खिताब है और इन्होंने फाइनल में जिस व्यक्ति को हराया ये रूस के शतरंज खिलाड़ी हैं इयान नेपोमनियाची। तो आपको याद रखना है इस बार जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। हाल ही में यूनिसेफ का नया प्रमुख किसको बनाया गया है? तो यूनिसेफ जो है ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और ये बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है। तो यूनिसेफ का अब नया प्रमुख बना दिया गया है कैथरीन रसेल को। कैथरीन रसेल से पहले यूनिसेफ की जो हेड थी उनका नाम था हेनरिएटा फोर, लेकिन इन्होंने इसी साल इस्तीफा दे दिया था। तो अब इनके बाद यूनिसेफ का नया प्रमुख बना दिया गया है कैथरीन रसेल को। ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उनकी अभी तक एडवाइजर थी। तो अभी इन्हीं को यूनिसेफ का नया प्रमुख बना दिया गया है। अभी हाल ही में यूनिसेफ का स्थापना दिवस भी मनाया गया था, क्योंकि यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो इस साल यूनिसेफ का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इनमें से किन 2 शहरों के अंदर पुलिस आयुक्त प्रणाली यानी कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भोपाल और इंदौर। तो भोपाल और इंदौर जो कि मध्य प्रदेश के सबसे फेमस शहर हैं, यहाँ पर हाल ही में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया गया है। यानी कि अब इन 2 शहरों के अंदर जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होगा वो होगा कमिश्नर ऑफ पुलिस, और इन दोनों शहरों के अंदर कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपॉइंट भी कर दिया गया है। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है ये एक आईपीएस अधिकारी होता है, जो कि एसपी या फिर एसपी से ऊपर की जो पोस्ट हैं उसके लेवल का अधिकारी होता है। आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत को 64 देशों के बीच में कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग हाल ही में जारी हुई है, इससे पता चलता है कि कौन से देश अपने कंट्रीज के अंदर जो बेहतर टैलेंट है उसको आकर्षित करने में और उसको रिटेन करने में यानी कि बनाए रखने में सबसे आगे हैं। तो हाल ही में आईएमडी के वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा 64 देशों के बीच में ये लिस्ट जारी की गई है और इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है स्विट्जरलैंड ने। इसके बाद आपको भारत का याद रखना है, भारत की इसमें रैंक है 56। हालांकि पिछली बार भारत की रैंक 62 थी, तो इस बार आप देख सकते हैं भारत ने 6 पायदान की ग्रोथ की है और इस बार भारत की रैंक है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और ये इसकी 70वीं प्रतियोगिता थी। ये आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन किया गया है इजराइल में। तो ये चीज़ें तो आपके एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इस बार विजेता कौन है। तो इस बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है हरनाज संधू ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हरनाज संधू जो है ये तीसरी भारतीय बनी है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इनसे पहले जो सबसे पहली भारतीय थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था
वो थी सुष्मिता सेन और इन्होंने वर्ष 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। इसके 6 साल बाद यानी कि सन 2000 में भारत की दूसरी महिला जो कि मिस यूनिवर्स चुनी गई, उनका नाम था लारा दत्ता। और अब 21 साल के बाद भारत की तीसरी व्यक्ति जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, ये बनी है हरनाज संधू। और ये आपको याद रखना है, चंडीगढ़ शहर की रहने वाली है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, सन 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था सुष्मिता सेन ने, और उसके बाद सन 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था लारा दत्ता ने, और अब फाइनली वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है हरनाज संधू ने। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जिस तरीके से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होती है, इसी तरीके से एक मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भी होती है। और जिस तरीके से भारत ने अब तक 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, उसी तरीके से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को 6 बार जीता है। तो क्या है कि भारत के पास एक अनोखा रिकॉर्ड है कि जब भी आज तक भारत ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, उन सालों में भारत ने मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीता था। यानी कि जिस साल कोई भारतीय महिला मिस यूनिवर्स चुनी गई, उस साल का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भी किसी भारतीय ने ही जीता था। जैसे कि साल 1994 की अगर हम बात करें, तो 1994 में सुष्मिता सेन तो मिस यूनिवर्स चुनी गई थी, और उसी साल मिस वर्ल्ड चुनी गई थी ऐश्वर्या राय। इसी तरीके से सन 2000 में भी आप देख सकते हैं, 2000 में मिस यूनिवर्स चुनी गई लारा दत्ता, और इसी साल मिस वर्ल्ड चुनी गई थी प्रियंका चोपड़ा। तो एक बार फिर से यहाँ पर वैसे ही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। देखना यह होगा कि क्या इतिहास अपने आप को दोहराता है या फिर नहीं, क्योंकि अभी जो 2021 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है उसका आयोजन नहीं किया गया है, वो अभी के लिए टाल दी गई है। 2022 के शुरुआत में मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगी मानसा वाराणसी, क्योंकि मानसा वाराणसी के पास ही अभी के समय मौजूदा समय में मिस इंडिया का टाइटल है। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में अगर ये जीतती हैं तो भारत इस रिकॉर्ड को कायम रख पाएगा, जो कि एक अनोखा रिकॉर्ड है। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत ने अब तक मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता टोटल 6 बार जीती है। तो इनमें से 2 के मैंने आपको नाम बता ही दिए, ऐश्वर्या राय ने सन 1994 में और प्रियंका चोपड़ा ने सन 2000 में। तो अभी आपको जो बाकी 4 विजेता हैं उनके नाम आपको और कौन से ईयर में जीते थे ये आपको बताना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने है, एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की लाइट वेट सिंगल स्कल्स स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो रोइंग यानी कि नौकायन के लिए जो प्रतियोगिता होती है, हाल ही में एशियाई स्तर पर इसका आयोजन किया गया, और इसका आयोजन किया गया है थाईलैंड में। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, और इस टूर्नामेंट के अंदर भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं। इन 6 में से 2 हैं गोल्ड मेडल, बाकी 4 हैं सिल्वर मेडल। तो जो 2 गोल्ड मेडल मिले हैं भारत को, इन्हीं के बारे में आपको ध्यान रखना है। इनमें से एक गोल्ड मेडल जीता है सिंगल्स स्पर्धा में भारत के अरविंद सिंह ने। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं जो दूसरा गोल्ड मेडल भारत ने जीता है वो एक टीम इवेंट में मिला है, जिसको 2 लोगों ने जीता है, अर्जुन लाल और रवि की जोड़ी ने। इन्होंने डबल्स स्पर्धा में ये गोल्ड मेडल जीता है। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा वर्ष 2021 और 2022 दोनों सालों के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है, ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, यानी कि लिटरेचर की फील्ड में भारत के अंदर सबसे बड़ा सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है, जिनमें से 22 तो वो भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। बाकी एक अन्य भाषा जो है ये है अंग्रेजी। इसको हाल के वर्षों में शामिल किया गया था, और जो इसके पहले विजेता बने थे वो थे अमिताभ घोष। तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको सबसे पहले लिस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्ष 2019 में जो आखिरी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई थी वो दिया गया था अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को, जो कि एक मलयालम लेखक थे। हालांकि अभी के समय इनकी डेथ हो चुकी है। तो वर्ष 2019 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था ये इसका 55वां संस्करण था। इसके बाद वर्ष 2020 में ये किसी को भी नहीं दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी 2021 और 2022 इन दोनों सालों के लिए अनाउंस किए गए हैं। तो वर्ष 2021 के लिए जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया जाएगा नीलमणि फुक्कन को, जो कि एक असमिया कवि हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 के लिए जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा ये मिलेगा दामोदर मौजो को, और जो दामोदर मौजो हैं ये एक
कोंकणी लेखक हैं। तो इन दोनों विजेताओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आपसे ये पूछा जाए कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया या फिर वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, दोनों का आंसर होगा नीलमणि फुक्कन। यहाँ पर यही पूछा गया है कि 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नीलमणि फुक्कन। और ये कौन सी भाषा से दोनों लोग रिलेटेड हैं ये भी आपको याद रखना है। नीलमणि फुक्कन एक असमिया कवि हैं, जबकि दामोदर मौजो एक कोंकणी लेखक हैं। फिर देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया जाएगा। तो 2022 का पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा दामोदर मौजो, जो कि एक कोंकणी लेखक हैं। फिर अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि 9 से लेकर के 10 दिसंबर तक पहला लोकतंत्र शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया है। तो दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों का हाल ही में सम्मेलन हुआ और ये इसका पहला संस्करण था। इसका आयोजन किया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में ये सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अंदर टोटल 111 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, जिसमें भारत भी शामिल है, यानी कि भारत को भी इसमें इनवाइट किया गया था। और भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वैसे ये कार्यक्रम वर्चुअली ही हुआ था, यानी कि इसमें जिन भी कंट्रीज के लीडर्स ने हिस्सा लिया था उन सभी ने इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। वहीं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को भी इसमें इन्वाइट किया गया था, जबकि पाकिस्तान में इसमें हिस्सा नहीं लिया है। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब कौन सी टीम ने जीत लिया है। तो भारत के अंदर महिलाओं की सीनियर लेवल की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हाल ही में हुई। इसका आयोजन किया है, आप इसको वैसे भी जान सकते हैं, इसका आयोजन किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने, क्योंकि ये भारत के अंदर जो फुटबॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इसी ने हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया। इसको जीत लिया है मणिपुर ने। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये जो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है ये इसका 26वां संस्करण हाल ही में हुआ है और इस 26वें संस्करण को जीत लिया है मणिपुर ने। और मणिपुर का ये 21वां खिताब है, यानी कि 26 में से टोटल 21 बार इसको मणिपुर टीम ने ही जीता है। और इस बार मणिपुर ने फाइनल में हराया था रेलवेज टीम को। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं केरला के अंदर ये चैंपियनशिप हाल ही में आयोजित की गई थी और इस बार चैंपियन बनी है मणिपुर की टीम 21वीं बार। मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड यूनिक्स ने इनमें से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो भारत के अंदर मोबाइल के लिए एक्सेसरीज बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है यूनिक्स, और इन्होंने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह भारत के मशहूर तेज गेंदबाज हैं और इन्हीं को हाल ही में यूनिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनमें से किस संस्थान ने एक ऐसी किट तैयार की है जो कि 2 घंटे के भीतर ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने में सक्षम है। तो जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम ओमिक्रॉन है और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी डिक्लेयर किया हुआ है। साथ ही आपको बताया भारत के कई राज्यों के अंदर ओमिक्रॉन के नए केसेस देखे गए हैं। तो ऐसे में भारत की एक संस्था है जिसने एक ऐसी टेस्ट किट तैयार की है जो कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति में ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन होगा तो उसका ये पता लगा सकती है। तो जिस संस्थान ने इस किट को विकसित किया है इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के भारत के अंदर 6 रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर हैं। तो इन्हीं में से एक जो डिब्रूगढ़ असम के अंदर है उसे ने इस किट को विकसित किया है। हाल ही में RBI ने इनमें से किस पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है, यानी कि अब ये जो पेमेंट्स बैंक है इसको शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दे दिया गया है। तो बाकी सारी जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उसकी तरह अब पेमेंट्स बैंक को भी लाभ मिलेगा। तो शेड्यूल्ड बैंक जो बनी है ये बनी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसी तरीके से आपको बता दूं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और जो फिनो पेमेंट्स बैंक है इन दोनों को भी RBI ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है, यानी कि ये तीसरी पेमेंट्स बैंक भारत की है जिसको शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिल गया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की अगर हम बात करें तो इसके इस समय MD और CEO हैं सतीश कुमार गुप्ता और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं पेटीएम कंपनी के मालिक विजय शेखर शर्मा। 7 दिसंबर को PM नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश।
अब जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है ये टोटल 3 परियोजनाएं हैं। इनमें से एक तो है गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट, जिसकी लागत है 8,600 करोड़ रुपए। दरअसल गोरखपुर शहर के अंदर जो फर्टिलाइजर प्लांट था ये 30 सालों से बंद पड़ा था और वर्ष 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको पुनर्विकसित करने के लिए इसकी आधारशिला रखी थी। तो अब ये बनकर तैयार हो गया है, 8,600 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। यानी कि अब ये जो प्लांट है ये यूरिया का उत्पादन करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से गोरखपुर में जो एम्स संस्थान है इसके कॉम्प्लेक्स का हाल ही में उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, जिसको 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स को पीएम नरेंद्र मोदी ने ही इनकी आधारशिला रखी थी वर्ष 2016 में। इसके बाद जो तीसरा प्रोजेक्ट है ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, जो कि गोरखपुर में है। इसकी नई बिल्डिंग का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो इस तरीके से ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं ये गोरखपुर के अंदर इनका उद्घाटन किया गया। 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इनमें से कौन से स्थान पर स्वर्णिम विजय पर्व का आयोजन किया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके इस साल 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी उपलक्ष्य पर हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इंडिया गेट दिल्ली के पास में स्वर्णिम विजय पर्व का आयोजन किया गया। तो अगर आपसे पूछें कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो स्वर्णिम विजय पर्व जो है इसका आयोजन किया गया इंडिया गेट दिल्ली पर और इसका उद्घाटन किया था भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2021 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा वर्ष 2021 के लिए दुनिया की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी की गई है और इनमें नंबर 1 पर है मैकेंजी स्कॉट, जो कि जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है। साथ ही आपको बता दूं कि ये मशहूर लेखिका भी है और एक फिलेंथ्रोपिस्ट है। तो इनको इस बार फोर्ब्स पत्रिका ने नंबर 1 स्थान दिया है दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में फोर्ब्स ने वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी की है और इसमें जो विश्व स्तर पर शीर्ष महिलाएं हैं उनमें नंबर 1 पर है मैकेंजी स्कॉट, जिनके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया। फिर नंबर 2 पर है अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और इसके बाद नंबर 3 पर है क्रिस्टीन लगार्ड। क्रिस्टीन लगार्ड जो है ये इस समय यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो इस टोटल 100 की लिस्ट में भारत से 4 महिलाओं को शामिल किया गया है और वो सभी आपके सामने हैं। तो भारत की तरफ से जो शीर्ष महिला बनी है इनका नाम है निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं और इनके ग्लोबल रैंक है 37। फिर इसके बाद 52वें स्थान पर है रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि शिव नादर की बेटी हैं और HCL टेक्नोलॉजीज की वर्तमान समय में ये चेयरपर्सन हैं। इसके बाद किरण मजूमदार शॉ, जो कि बायोकॉन की संस्थापक हैं और आखिर में है फाल्गुनी नायर, जो कि नायका की CEO हैं। तो इस तरीके से आपको इस लिस्ट के बारे में कम से कम इतनी बातें याद रखनी है। 8 दिसंबर को इनमें से किस राज्य में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में भारत के CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है? CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये पद जो है ये वर्ष 2019 में बनाया गया था और 31 दिसंबर 2019 को इस पद पर अपॉइंट होने वाले पहले व्यक्ति बने थे जनरल बिपिन रावत, जो कि उस वक्त भारत के आर्मी के चीफ थे। तो इन्हीं को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया गया था। CDS का काम होता है कि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनके बीच में तालमेल बनाए रखना। तो 31 दिसंबर 2019 को इनको इस पद पर अपॉइंट किया गया था और अगले ही दिन यानी कि 1 जनवरी 2020 को ये इन्होंने इस पद को संभाल लिया था। तो 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले CDS बन गए थे जनरल बिपिन रावत। लेकिन हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई है। ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना हुई थी ये तमिलनाडु के अंदर हुई थी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसका नाम है MI-17। ये एक रशियन मेड हेलीकॉप्टर है जो कि तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी जिले में यहाँ पर करनूर नाम की जगह है, यहीं पर यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई जिसमें टोटल 14 लोग सवार थे और इनमें से सभी लोगों की डेथ हो गई है। इन 14 लोगों में से भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे, साथ ही में इनकी पत्नी मधुलिका भी शामिल थी और इनके साथ में और भी इनके स्टाफ के सहयोगी थे जिनकी इसमें डेथ हो गई है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सिर्फ एक ही व्यक्ति सर्वाइव कर पाए थे और वो थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह,
लेकिन इनकी भी हाल ही में एक हफ्ते बाद डेथ हो गई। इनका इलाज चल रहा था, लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो है इनकी भी डेथ हो गई 15 दिसंबर के दिन। तो इस तरीके से इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी 14 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। इसके बाद ये रहा अगला सवाल, हाल ही में किस फार्मूला वन रेसर ने अबू धाबी ग्रॉन्ड प्री 2021 को जीत लिया है? तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो है ये यूएई के अंदर आयोजित की गई थी, नाम से आप समझ सकते हैं, और ये इस साल की 22वीं और सबसे आखिरी फार्मूला वन रेस थी। तो इसको जीत लिया है किसने? मैक्स वर्स्तापन ने। मैक्स वर्स्तापन जो है ये नीदरलैंड के ड्राइवर हैं और ये रेडबुल रेसिंग होंडा को ड्राइव करते हैं। तो मैक्स वर्स्तापन ने इस बार की अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। 13 दिसंबर को किसने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नरेंद्र मोदी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 13 और 14 दिसंबर को अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर गए हुए थे और यहीं पर इन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। ये जो परियोजना है इसकी आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने ही साल 2019 में रखी थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना है इसके पहले चरण के तहत क्या किया गया है। पहले चरण के अंदर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो विश्व प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, इसके परिसर का पुनर्विकास किया गया है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई सारे यहाँ पर भवन बनाए गए हैं। साथ ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी की गई है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है, यानी कि गंगा नदी को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ने के लिए एक गलियारा बनाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को यहाँ गंगा जल लेकर के मंदिर तक जाने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो काशी विश्वनाथ परियोजना है इसके पहले चरण के ऊपर टोटल 339 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका 7वां संस्करण कौन से शहर के अंदर हाल ही में आयोजित किया गया? तो फिल्मों के माध्यम से विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए हर साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार इसका 7वां संस्करण है, क्योंकि वर्ष 2015 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो इस बार जो 7वां संस्करण है इसका आयोजन किया गया है गोवा की राजधानी पणजी में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था भारत के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने। ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई द्वारा दिसंबर 2021 में जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट कितने प्रतिशत है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी एक कमेटी है जिसका बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि मौद्रिक नीति समिति। और ये जो समिति होती है हर 2 महीने में एक बार जो मौद्रिक नीति की दरें होती हैं उनकी समीक्षा करता है। तो अभी हाल ही में दिसंबर 2021 के अंदर इसकी जो बैठक हुई थी उस दौरान ये फैसला लिया गया है कि जो मौद्रिक नीति की दरें हैं उनको वैसे ही बरकरार रखा जाएगा, यानी कि जो रेपो रेट अभी के समय 4% है ये 4% पर ही बनी रहेगी। और ये लगातार 9वीं बार है जब रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो रेपो रेट तो हो गई 4%। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिवर्स रेपो रेट जो होती है ये इस समय है 3.35%। इसके अलावा 2 और आपको याद रखनी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट, ये दोनों एक समान है 4.25%। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आरबीआई ने जो अनुमान पहले बताया था उतना ही अनुमान बरकरार रखा है, यानी कि आरबीआई के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर होने वाली है 9.5%। यही अनुमान पहले भी था और अभी भी यही अनुमान व्यक्त किया गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स जो कि अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसके अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर होगी 9.5%। एग्जैक्टली उतना ही इन्होंने बताया जितना कि आरबीआई ने। फिर इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। फिच रेटिंग्स के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहेगी? तो जिस तरीके से S&P ग्लोबल रेटिंग्स ये अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसी तरीके से फिच रेटिंग्स भी अमेरिका की ही एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसके अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर होने वाली है 8.4%। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। आपको ये बताना है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका मुख्यालय कौन से देश में है। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका मुख्यालय भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है और ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत के अंदर स्थित है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो यूनाइटेड नेशन का एक अंग है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया है। इससे यूनाइटेड नेशन और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इन दोनों के बीच में आपसी सहयोग बेहतर हो पाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करें तो इसका जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 2015 में हुई थी, जब COP21 सम्मेलन फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया था। तो उसी सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस ने मिल करके इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। अभी के समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस में टोटल 101 यानी कि 101 मेंबर्स हो चुके हैं और जो 101वां सदस्य बना है ये है अमेरिका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना जो है इसको हाल ही में मंजूरी दे दी है। आपको बताना है कि इसकी लागत कितनी है। तो केन नदी और बेतवा नदी दोनों को जोड़ने के लिए जो परियोजना चलाई जा रही है इसकी लागत है 44,605 करोड़ रुपए और इसको हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है केन नदी और ये है बेतवा नदी। ये दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं और फिर ये आगे चल करके उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी में मिल जाती हैं। यानी कि केन और बेतवा ये दोनों ही नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें क्या है कि जो केन नदी है इसमें पानी अधिक मात्रा में है, जबकि बेतवा नदी में काफ़ी कम मात्रा में पानी है। तो केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए ये जो परियोजना चलाई जा रही है इसके तहत क्या होगा, केन नदी के ऊपर एक बांध बना दिया जाएगा जिसका नाम होगा दौधन बांध। और इस बांध को बनाने के बाद जो केन नदी का अतिरिक्त पानी है इसको एक नहर के माध्यम से यहाँ पर बेतवा नदी में पहुँचाया जाएगा। तो ये जो नहर बनाई जाएगी इस नहर की टोटल लंबाई होगी 230 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को ICTP रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो रामानुजम के बारे में आप सभी जानते हैं, श्रीनिवास रामानुजम, जो कि भारत के मशहूर गणितज्ञ थे और इनकी जो जयंती होती है 22 दिसंबर, इसको हर साल भारत में गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो श्रीनिवास रामानुजम के नाम पर इटली की एक संस्था है जो ये पुरस्कार प्रदान करती है जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो ये इटली के अंदर बेस्ड एक संस्था है जो कि हर साल रामानुजम पुरस्कार प्रदान करती है। ये पुरस्कार जो विकासशील देश हैं वहाँ के यंग मैथमेटिशियन को दिया जाता है, क्योंकि ये पुरस्कार सिर्फ 45 साल से कम उम्र के लोगों को ही मिलता है। तो जिन भी लोगों ने गणित के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार ये पुरस्कार जो है ये एक भारतीय को मिला है जिनका नाम है प्रोफेसर नीना गुप्ता। और प्रोफेसर नीना गुप्ता जो है ये पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला बन गई है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अंदर जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं उनके विकास और उनके प्रबंधन का काम करता है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो आपको बताना है कि इसका नया अध्यक्ष किसको बना दिया गया है। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अब नए अध्यक्ष बन गए हैं संजय बंदोपाध्याय। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसको नामित किया गया है। यानी कि आपको बताना है साल की सर्वश्रेष्ठ महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एशले बार्टी। एशले बार्टी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं और ये आज के समय दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्हीं को इस साल WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। आपको याद होगा इन्होंने ही इस बार के विंबलडन ओपन का वुमेन्स सिंगल्स का खिताब जीता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर इस बार का नामित किया गया है एशले बार्टी को। निम्न में से किस देश ने चीन में मानवाधिकारों के चिंताजनक रिकॉर्ड को देखते हुए विंटर ओलंपिक्स 2022 का कूटनीतिक बहिष्कार किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं 2022 के फरवरी महीने में 4 से लेकर के 20 फरवरी के बीच में शीतकालीन ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं और इन ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। लेकिन हाल ही में कुछ कंट्रीज ने इसका कूटनीतिक बहिष्कार किया है, यानी कि डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया है, क्योंकि चीन के अंदर यहाँ के सिंजियान प्रांत में
उइगुर मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार किए जाते हैं, वहाँ पर जो मानवाधिकारों को हनन किया जाता है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए हाल ही में कई सारे देशों ने डिप्लोमेटिक बाइकआउट की घोषणा की है। डिप्लोमेटिक बाइकआउट का मतलब यह है कि इन कंट्रीज से कोई ऑफिशियल डेलीगेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर चीन के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से जिस कंट्री ने इसका कूटनीतिक बहिष्कार किया है ये है अमेरिका। और अमेरिका के बाद अब और भी कई सारे कंट्रीज ने डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया है, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, जापान, ये सब कंट्रीज भी शामिल है। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम गगनयान है, इसको कौन से वर्ष लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि वर्ष 2023। तो साल 2023 में इसरो के द्वारा भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम गगनयान है, इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इस गगनयान मिशन के अंदर टोटल 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और ये 5 से 7 दिनों तक अंतरिक्ष में बिताएंगे और फिर उसके बाद इनको वापस लाया जाएगा। तो ये भारत का पहला ऐसा मिशन है जहाँ पर इंसानों को भारत अंतरिक्ष में भेजेगा। तो इस मिशन का नाम याद रखिए, गगनयान है और इसको वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इससे पहले यानी कि फाइनल जो अभियान है इसको लॉन्च करने से पहले 2 अनमैन्ड मिशन भी लॉन्च किए जाएंगे, यानी कि टेस्ट पर्पस के लिए 2 मानव रहित मिशन भी लॉन्च किए जाएंगे इसमें, जो कि वर्ष 2022 के अंदर ही कंप्लीट कर लिए जाएंगे और फिर 2023 में ये फाइनल मिशन भेजा जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजनीति में महिलाओं के लिए कौन सा अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सी इज ए चेंज मेकर। सी इज ए चेंज मेकर। तो भारत का जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये ऐसी महिलाओं को जो भारत के अंदर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है उनमें लीडरशिप की क्वालिटी विकसित करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसका नाम याद रखिएगा, सी इज ए चेंज मेकर, और इसको भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। 11 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना बनाई गई है इसका उद्घाटन किया गया है बलरामपुर जिले से। तो बलरामपुर जिला जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है, यहाँ से हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। ये जो परियोजना है इसकी लागत है 9800 करोड़ रुपए, यानी कि 9800 करोड़ रुपए। और इस परियोजना के जरिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके 9 जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। बेसिकली ये जो परियोजना है इसके जरिए यहाँ के इन 9 जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो इस योजना के बारे में याद रखिएगा, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो है इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर जिले से किया है। फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप 2021 किसने जीत ली है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि 2021 में फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मैक्स वर्स्टापन, जो कि नीदरलैंड के ड्राइवर हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार टोटल 22 फार्मूला 1 रेस हुई हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा 10 फार्मूला 1 रेस जीती है मैक्स वर्स्टापन ने, और इसके बाद दूसरे नंबर पर है लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने टोटल 8 फार्मूला 1 रेस जीती है। बाकी जो फिर 4 बच गए उनको अलग अलग खिलाड़ियों ने जीता है। तो क्योंकि इसमें नंबर 1 पर इस बार रैंकिंग के अंदर रहे मैक्स वर्स्टापन, तो इसी के चलते इनको वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैक्स वर्स्टापन जो है ये इनका पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब है, यानी कि ये पहली बार फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। वहीं अगर हम लुइस हैमिल्टन की बात करें तो लुइस हैमिल्टन जो है ये इससे पहले 7 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। अगर ये इस बार भी जीत जाते तो ये इस बार इनका 8वां वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब होता, लेकिन इस बार जीत गए हैं मैक्स वर्स्टापन। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 22 फार्मूला रेस संपन्न होने के बाद ये जो खिलाड़ियों की रैंकिंग तैयार की गई है उसमें नंबर 1 पर है मैक्स वर्स्टापन, जिसके चलते इनको इस बार के फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब दिया गया। फिर दूसरे नंबर पर रहे लुइस हैमिल्टन। हाल ही में किस भारतीय को वास्तुकला के लिए यानी कि आर्किटेक्चर के लिए रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया जाएगा? तो वर्ष 2022 के रॉयल गोल्ड मेडल के लिए जिस भारतीय को चुना गया है इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी जो हैं ये भारत के एक मशहूर आर्किटेक्ट हैं। इन्हीं को वर्ष 2022 के लिए जो यूके का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर में पुरस्कार होता है रॉयल गोल्ड मेडल, ये दिया जाएगा बालकृष्ण दोषी को। हाल ही में किस देश ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीत लिया है?
तो डेविस कप जो टूर्नामेंट होता है ये टेनिस के अंदर खेला जाता है, कई बार यही डायरेक्टली पूछा जाता है। तो डेविस कप टूर्नामेंट जो है इस बार इसको जीत लिया है रूस ने, और रूस ने फाइनल में हराया क्रोएशिया को। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बेस्ड एक संस्था है जिसका नाम लोवी इंस्टीट्यूट है। इसी ने हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2021 जारी किया है। इससे हमको पता चलता है कि एशिया रीजन के अंदर कौन से देश जो हैं ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इसमें आपको बताना है कि भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे एशिया रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है अमेरिका, यानी कि अमेरिका इसमें नंबर 1 पर है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर है जापान, और चौथे नंबर पर आता है फिर भारत, और इसके बाद 5वें नंबर पर है रूस। तो यहाँ पर भारत के बारे में पूछा गया है कि भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है, आंसर होगा 4। इनमें से कौन से स्थान पर पिनाका एक्सटेंडेड रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? पिनाका एक्सटेंडेड रेंज आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, ये पिनाका का ही एक उन्नत संस्करण है जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया था। पिनाका का जो शुरुआती संस्करण था वो 44 सेकेंड्स के अंदर केवल 12 रॉकेट्स को ही फायर कर सकता था, और ये भी इसकी रेंज थी 38 किलोमीटर। लेकिन जो पिनाका एक्सटेंडेड रेंज है ये 44 सेकेंड्स के अंदर ही 72 रॉकेट्स को फायर कर सकता है, और इसकी अब रेंज भी बढ़ा दी गई है, अब इसकी रेंज है 75 किलोमीटर। तो हाल ही में इसका परीक्षण किया गया और ये परीक्षण हुआ पोखरण रेंज से। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार इनमें से किस वर्ष तक भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष केंद्र होगा? यानी कि भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा कौन से साल तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्ष 2030 तक। हाल ही में भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है कि वर्ष 2030 तक भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। हालांकि अभी के समय आपको बता दूं कि अंतरिक्ष के अंदर सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन है, एक तो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी के अंदर सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एजाज पटेल, जो कि न्यूजीलैंड टीम के लिए खेलते हैं, और इन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक ही पारी के अंदर सभी के सभी 10 विकेट ले लिए, और ये तीसरे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये कारनामा किया है। वहीं आपको बता दूं कि इससे पहले जिन 2 खिलाड़ियों ने ये उपलब्धि हासिल की थी उनमें से सबसे पहले 1956 के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया था जिम लैकर ने, जो कि इंग्लैंड के हैं, जबकि 1999 में एक भारतीय के नाम भी ये रिकॉर्ड है और वो है अनिल कुंबले। तो 1956 में जिम लैकर, 1999 में अनिल कुंबले, और अभी न्यूजीलैंड के जो एजाज पटेल हैं ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तीसरे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने एक ही पारी के अंदर सभी के सभी 10 विकेट लिए हैं। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो बैडमिंटन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसके द्वारा हर साल के आखिर में वर्ल्ड टूर फाइनल का आयोजन किया जाता है। तो इस बार की जो प्रतियोगिता हुई है इसमें महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है आन से योंग ने, और आन से योंग ने फाइनल में हराया भारत की पीवी सिंधु को। तो पीवी सिंधु जो है ये इस बार के वर्ल्ड टूर फाइनल्स के अंदर फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन ये फाइनल में आन से योंग से हार गई, जिसके चलते इनको मिला सिल्वर मेडल, जबकि आन से योंग को मिला गोल्ड मेडल। आन से योंग जो है ये दक्षिण कोरिया की बैडमिंटन खिलाड़ी है। अब इसी तरीके से यहाँ पर पुरुषों का पूछा गया है कि BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? सो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विक्टर एक्सेल्सन। और विक्टर एक्सेल्सन के बारे में आप सभी जानते हैं, ये डेनमार्क के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता दूं, ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड टूर फाइनल्स प्रतियोगिता हुई है इसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के बाली में, ये आपको ध्यान रखना है। 8 दिसंबर को ओलफ सोल्ज ने इनमें से किस देश के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मनी। तो हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं ओलफ सोल्ज। इनसे पहले यहाँ की चांसलर थी एंजेला मर्केल, जो कि 16 सालों तक यहाँ की चांसलर रही, वर्ष 2005 से लेकर के 2021 तक। लेकिन अब इनके बाद ओलफ सोल्ज यहाँ के नए चांसलर बन गए हैं।
जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ की करेंसी है यूरो। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी कि जो इंटरनेशनल माउंटेन्स डे होता है, ये पर्वतों पर रहने वाले लोगों के उनका जीवन कितना कठिन होता है इस बारे में उजागर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल होता है 11 दिसंबर के दिन। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं। इस बार की थीम रखी गई है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर के सेकेंड वीक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए 9 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस। तो दुनिया भर से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार का विषय है योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन। इसके जस्ट बाद 10 दिसंबर को मनाया गया विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। इस बार का विषय है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। फिर इसके बाद 11 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जिसकी थीम मैंने आपको बताया सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। फिर इसके बाद 12 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। इसकी इस बार थीम रखी गई है लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल। फिर इसके बाद 14 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ये भारत के अंदर जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी है उसके द्वारा यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब अगला सवाल देखते हैं, फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो अभी तक फिक्की के अध्यक्ष थे उदय शंकर, लेकिन अब फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं संजीव मेहता। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये भारत के जो व्यापारिक संगठन है उनका एक संघ है। तो इसके अब नए अध्यक्ष बन गए हैं संजीव मेहता, ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई युवा पैरा खेल 2021 का आयोजन कौन से शहर के अंदर किया गया? तो हाल ही में एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन किया गया बहरीन की राजधानी मनामा में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो एशियन यूथ पैरा गेम्स हाल ही में हुए हैं ये इसका चौथा संस्करण था। और क्योंकि ये जो एशियन यूथ पैरा गेम्स होते हैं ये हर 4 साल में एक बार होते हैं, तो इसका जो नेक्स्ट एडिशन यानी कि 5वां संस्करण होगा ये वर्ष 2025 में आयोजित किया जाएगा। तो वर्ष 2025 में ये कहाँ पर होगा? इसका आयोजन किया जाएगा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कौन से देश के अंदर किया जा रहा है? तो कॉमनवेल्थ देशों के लेवल पर जो वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन हाल ही में किया गया है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का भी आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ही किया गया। तो ये दोनों आपको एक साथ याद रखने हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है ये 2022 के अंदर जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं उसके लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था। यानी कि जो भी इस कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीतेगा वो ऑटोमेटिकली 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लेगा। तो अभी तक की अगर मैं बात करूं तो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर भारत के 3 वेटलिफ्टर्स ने गोल्ड मेडल जीता है। उनमें से एक तो हैं जेरेमी लाल रिनुंगा जिन्होंने 67 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद दूसरे हैं अंचिता सेउली, इन्होंने 73 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। वहीं अजय सिंह इन्होंने 81 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रतियोगिता के अंदर अभी तक इन 3 पुरुष खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। यानी कि ये 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ये भारत के अंदर नेशनल हाईवेज को बनाने और उनके प्रबंधन का काम करता है। तो आपको ये बताना है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है अलका उपाध्याय को, जो कि एक महिला है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के अंदर स्थित काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है? तो काजू वैली वेटलैंड यानी कि जो काजू वैली आर्द्र भूमि है ये है तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में।
तो अभी हाल ही में इसको एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु। और क्योंकि अब ये एक बर्ड सेंचुरी बन गई है तो याद रखिए ये तमिलनाडु की 16वीं बर्ड सेंचुरी बनी है। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के हैदरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो दुनिया भर की आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स को बचाने के लिए उनको रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है, जिसके बाद उनका बेहतर रख रखाव किया जाता है। तो हैदरपुर वेटलैंड जो है ये भारत का सबसे लेटेस्ट रामसर साइट बना है और ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के जिस जिले के अंदर स्थित है उसका नाम है बिजनौर, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। हैदरपुर वेटलैंड के साथ में ही अब उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल रामसर साइट की संख्या हो गई है 9। वहीं अब पूरे भारत के अंदर जो रामसर साइट्स हैं इनकी संख्या हो गई है 47। तो इस तरीके से आपको ये डेटा भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? यहाँ पर जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2021 की सूची में निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं ये कौन से स्थान पर हैं? तो यहाँ पर आपको इनकी ग्लोबल रैंक बतानी है, कौन से रैंक पर इनको रखा गया है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह यानी कि 8 से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।